अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक होंगे। चलें जी, इब्तिदा करते हैं। लास्ट क्लास अपलोड नहीं हुई, मेरे हिसाब से हो जानी चाहिए थी, नहीं भी तो एक बात याद रखें, एफएफआर की खूबसूरती यह है कि बीच में से अगर आपकी एक आध क्लास भी सोच भी जाए ना, लेकिन आपको फिर अगली क्लास समझ में आने लगती है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने कॉन्सेप्ट वैसे किया था ज्वाइंट वेंचर्स और ज्वाइंट जो है ऑपरेशंस का। तो ज्वाइंट वेंचर ज्वाइंट ऑपरेशंस का हमने कॉन्सेप्ट किया था। आसिफ साहब, मैंने आपको कमेंट पढ़ लिया, ठीक है ना। तो सर क्विकली रिवाइज करते हैं पिछली क्लास को। ज्वाइंट वेंचर क्या होते हैं? एसोसिएट की तरह, जिसके अंदर एक अलग कंपनी बन जाती है, सही है। जबकि हमने पढ़ा था कि सर जो ज्वाइंट हमारे पास जो है क्या कहते हैं अरेंजमेंट्स होते हैं, उनके अंदर हमने कहा दूसरा फिर ये सीन होता है कि अदर देन जो ज्वाइंट वेंचर हमारे पास अरेंजमेंट्स होते हैं, उसके अंदर कंपनी नहीं बनती है और हम उसको ज्वाइंट ऑपरेशन के नाम से उस तरीके से ट्रीट करे होते हैं, प्रोपोर्शनेट बैलेंस शीट वगैरह हो रहा होता है। पिछली क्लास में हमने वो किया था, बड़े अच्छे से किया था, ठीक है सर। और जो है इसके बाद हम आए थे और हमने जो है फिर स्टेप एक्विजिशन के ऊपर बात करी थी। सर व्हाट इज स्टेप एक्विजिशन, सही है, सही है कि स्टेप एक्विजिशन क्या होती है, किस तरीके से होती है, ये सारी चीजें हमने बात की। सर स्टेप एक्विजिशन वैसे होती क्या, आ जाए बात करते हैं। सर व्हाट इज स्टेप एक्विजिशन, हमने उसके ऊपर भी एक थोड़ा सा कुछ कर लिया था। एक मिनट दे दें, हम वो भी फाइल खोल लेते हैं। तो सर स्टेप एक्विजिशन, व्हाट इज स्टेप एक्विजिशन, तो हमने कहा सर स्टेप एक्विजिशन होती है जब आप एक कंपनी को जो है 10% से लेकर अपनी सब्सिडरी बना देते हैं, सही है। आप एक कंपनी जो आगे आपकी जो है पहले एसोसिएट होती है, या तो आईएफआरएस 9 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट होती है, और आप अब उसको पकड़ करके अपनी एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट बना रहे होते हैं, तो उसको हम प्यार से कहते हैं स्टेप एक्विजिशन। अब सर जो स्टेप एक्विजिशन होती है ना सर, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, कैसे होगी, तो हमने इसके ऊपर भी एक क्लास पिछली क्लास में सवाल किया था, उसको हम फिर से भी देख लेंगे। कुछ भी नहीं होता, इसकी वर्किंग बड़ी आसान होती है। आपको फेयर वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट देखनी होती है, और आपने देख लेना होता है कि जो है नई इन्वेस्टमेंट क्या है। तो आए सर, आज स्टेप एक्विजिशन फिर रिपीट कर रहा हूं। 15% आईएफआरएस 9 की कंपनी थी, उसको आपने बना दिया सब्सिडरी, ठीक है। ओसीआई के अंदर थी आईएफआरएस 9 के हिसाब से, उसको आपने वो सब्सिडी बना दिया। पीएनएल की थी वो सब्सिडी बना दिया। एसोसिएट थी आपकी 40% पे, उसको सब्सिडी बना दिया। आज उसकी बेसिकली हम बात करने वाले हैं, आज हम उसकी बेसिकली जो है अकाउंटिंग देखने वाले हैं। तो चलें सर, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, और हम स्टार्ट करते हुए क्या करेंगे, हम स्टार्ट करते हुए सवालात की तरफ बढ़ेंगे और उनको करना शुरू कर देंगे। तो आ जाएं सर, मैं क्लास 4 का हैंडआउट भी खोल लेता हूं, आ जाएं। ये हमने कर भी लिया था, एक दफा फिर से मैं रिवीजन के लिए लिख भी देता हूं कि व्हाट इज स्टेप एक्विजिशन। स्टेप एक्विजिशन में स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूं, 1 मिनट दीजिएगा। आई होप स्क्रीन नजर आ रही हो आप लोगों को। स्टेप एक्विजिशन, मेकिंग subsidiary after initially holding as a financial asset। फाइनेंशियल एसेट की जब हम बात करेंगे तो आईएफआरएस 9 याद है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, एज इनिशियली फाइनेंशियल एसेट और एसोसिएट। ये चीज मेरा बच्चा आप लोगों ने दिमाग में रखनी है कि आप सब्सिडरी बना रहे हैं अब आफ्टर इनिशियली होल्डिंग एज फाइनेंशियल एसेट और एसोसिएट। अब आ जाएं सर, इसकी एक वर्किंग थी, वो अभी हम करते भी जाएंगे, आपको समझ में भी आएगा, और एक सवाल करेंगे तो उसकी मदद से हमें समझ में भी आ जाएगा, जिन बच्चों ने पिछली क्लास का वो कॉन्सेप्ट वाली चीज मिस कर दी है। आ जाए तो अब कह रहा है ये हमसे चिल्ला चिल्ला के, क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है आईडी हैज ओन्ड। आईडी ने क्या किया है सर, आईडी के पास ओनरशिप में, और हमने कह दिया सर क्या है ओनरशिप में आईडी के पास, 90% ऑफ दी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। हमें सर चीजों को अंडरलाइन करते जाना, हमने कहा 90% है ऑर्डिनरी शेयर फॉर मेनी इयर्स। आईडी ऑल्सो हैज 10% इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ
बाइनी विच वॉज हेल्ड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर एट 24,000 इन अकॉर्डेंस विद IFRS 9। ऑन 30 जून 2017 आईडी acquired a further 50% बाइनीज इक्विटी shares at a cost of 1,60,000। In the draft statement of profit or loss of 3 companies for the RS presented as follows। इसने हमें ड्राफ्ट SOFP बना करके दे दी कि भैया ये इस तरीके से प्रेजेंट हम कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है। फिर कह रहा है द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फेयर वैल्यू मेथड ऑन 30 जून 17 फेयर वैल्यूज वर एज फॉलोज। बाइनीस के नेट आइडेंटिफाइबल एसेट थे 2 लाख के, ठीक है सर समझ में आ रहा है। और हमने कह दिया 1 लाख रुपए की एनसीआई थी और ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इन बाइनी थी 26,000 की। अब सुनिएगा सर इस सवाल में हो क्या रहा है, पहले 10% थी IFRS 9 के हिसाब से, सही है। और अब क्या हो गई सर, अब हमने कह दिया एकदम से 10% से उठ करके ये होने जा रही है 60%, 50% हमने और ले लिया, तो मतलब सब्सिडी हो रही है। ठीक है जी, अब आ जाए, काफी टाइम से हमने होल्ड किए हुए थे और बिल्कुल ईयर एंड के मिड में, सही ना, 29 जून, सही ना, हमने जो है मजीद अक्वायर करके सब्सिडी बना दी। आधी सब्सिडी ये हमारी होने जा रही है। इसका पीएनएल गिवन है, क्विकली हम देखेंगे इसका पीएनएल भी, इससे हम जो नहीं बेसिक पीएनएल था वो भी रिवाइज कर लेंगे। आ जाए, सबसे पहला काम जब भी इस किस्म के केस होगा, आपने कहा अब जो मेरी सब्सिडी बन रही है उसकी मुझे गुडविल कैलकुलेट करनी है। उसका हमने एक फॉर्मेट बना था पिछली क्लास में और यही फॉर्मेट था, कुछ भी नहीं होता, जिन्होंने पिछली क्लास नहीं ली वो भी सुन लें। फेयर वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग होल्डिंग कितनी है जो आपके पास आज है। अब देखें इसके पास आज की होल्डिंग कितने की है सर, इसकी बुक में तो ये आ रही है 24,000 की, लेकिन इसने हमें नीचे इसकी फेयर वैल्यू दे दी है। कितनी दी है सर, अगर आप गौर से देखें तो कह रहा है बाइनीस रॉ नंबर 25 में, उसमें 27 में ओरिजिनल 10% इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू थी 26,000, तो 2,000 का आपको फायदा वहां पर हो रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है, नीचे आते हैं, आपने कंसिडरेशन कितनी पे की है और फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई कितनी है और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट कितने। इसने हमें एनसीआई की भी फेयर वैल्यू बता दी 1 लाख है और 25 पे रॉ नंबर पे हमें बता दी 2 लाख नेट एसेट्स की। तो हमने कहा इसकी वर्किंग कैसे होती है फर्दर एक्विजिशन की, ये देख लेंगे सब बच्चे। हमने कह दिया कि भैया 26,000 एग्जिस्टिंग की जो है वैल्यू हो गई, ठीक है सर। फिर हमने कह दिया 1,60,000 उसकी हो गई, एनसीआई की हो गई 1 लाख और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट सवाल में गिवन है। ये अगर आप देखें तो हमारे पास सर टोटल होल्डिंग जो आ गई मेरा बच्चा, वो कितनी आ गई, जो है टोटल 2 लाख की आ गई, गुडविल आ गई हमारे पास 86,000 की। सही है सर, क्या हम यहां तक क्लियर हैं तो कह दें सीसी, क्लियर हैं तो कह दें सीसी। चले सर, अब आगे आते हैं, अभी भी अब आ जाए सर इसकी एंट्रीज की तरफ आने लगते हैं हम। इंडिविजुअल बुक्स में क्या पढ़ी होंगी, ताकि अगर आपको एंट्रीज समझ में आ गई तो ये पिछली क्लास का आपने कॉन्सेप्ट जो भी था ना एंड का, वो रिवाइज कर लिया। इंडिविजुअल बुक्स में हमने कहा कि सर सबसे पहले हमने जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी IFRS 9 वाली, उसके ऊपर हमने क्या रिकॉर्ड कर लिया सर, हमने जो है 2,000 का गेन रिकॉर्ड किया, क्योंकि अब हम इसको कंसोलिडेशन में लेकर के जा रहे हैं। तो हमने कहा कि भैया इन्वेस्टमेंट डेबिट पीएनएल क्रेडिट। अच्छा सर एक यहां पर मासूमाना सवाल है, सर इसने हमें ये कहीं बताया हुआ है कि हमने IFRS 9 के हिसाब से इसको पीएनएल में रखा हुआ है। IFRS 9 में याद है इक्विटी की 2 ट्रीटमेंट्स होती हैं जो आपने FR2 लेवल में भी पढ़ ली है, क्या क्या है सर वो, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। तो सर नहीं बताया तो आप लिख लें अपने पास कहीं, बाय डिफॉल्ट अज्यूम करते हैं पीएनएल पर है। ठीक है, अब सवाल ये आपको मिल जाएगा, सारी चीजें आपको सोल्यूशन कॉपी करना है तो आप वो कॉपी करेंगे। सर वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट इन बाइनी, मैं अब इसको 24 से 26 पे लेकर जाऊंगा, डेबिट पीएनएल क्रेडिट। फिर देखा सर मैंने 1,60,000 की और इन्वेस्टमेंट खरीदी है, इन्वेस्टमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट 1,60,000, ये इंडिविजुअल बुक्स में पेरेंट्स की एंट्रीज हो रही हैं। ठीक है सर, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये इंडिविजुअल बुक्स में 2 एंट्रीज हो गई। फिर क्या हुआ सर, फिर अगर आप देखें कंसोलिडेटेड बुक्स की अगर हम बात करें तो सर कंसोलिडेटेड में क्या होता है, वही जो गुडविल की एंट्री बनती है। हमने कहा सर नेट एसेट्स हमने लिए 2 लाख के, इन्वेस्टमेंट हो गई थी 186 की टोटल, एनसीआई आ गई 1 लाख की और गुडविल आ गई 86,000 की। हम यहां तक सर क्लियर है, हमने क्या किया अभी तक, हमने ये निकाल लिया कि सब्सिडी बनी तो उस दिन गुडविल कितने की आ गई, फेयर वैल्यू गेन कितना आ गया डिस्पोजल पे। अब हम आ जाएंगे कंसोलिडेटेड पीएनएल के ऊपर।
कंसोलिडेटेड पीएनएल के ऊपर हम बढ़ेंगे तो हमें ये बात कुछ पीएनएल के रूल्स याद रखने चाहिए। कंसोलिडेटेड पीएनएल के पहला रूल क्या होता है कि सर जिस दिन से अक्वायर किया है उस दिन से कंसोलिडेट करना है। अगर मिड ईयर में अक्वायर किया है तो आप उसको मिड ईयर में कंसोलिडेट करेंगे, साल के शुरू से कंसोलिडेट नहीं करेंगे। बैलेंस शीट में तो होता है कि टोटल फिगर ले लें, यहां पे टोटल फिगर नहीं लेंगे, ठीक है। फिर बाकी रूल्स क्या होते हैं सर, एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट का एक लाइन आइटम आता है, वो जब आएगा तो हम देख लेंगे, ठीक है। तो आए सर, अब हम इसका पीएनएल बना रहे हैं। अगर आप सवाल में देखें तो हमें पीएनएल गिवन है, आयर है, फायर है, बाइनी है। आयर का जो है पूरा पेरेंट है, फायर का भी काफी साल से तो पूरा पीएनएल आएगा। बाइनी का मुझे बताएं जरा चैट में कितने टाइम का पीएनएल आएगा, कब सब्सिडरी बना रहे हैं हम इसको, चैट में बताएंगे। बिल्कुल ठीक है, 30 जून को बना रहे हैं तो 6 महीने का आएगा। अब आप देखें हमने इसका पीएनएल पे हमें कुछ भी नहीं करना, हमने कहा सर पीएनएल आ गया 900, कैसे आया, हमने कहा 2 का पूरा लिया हमने, सही है, और हमने तीसरे का 6 महीने का ले लिया, ठीक है। सेम गोज विद कॉस्ट ऑफ सेल्स, 2 की पूरी ले ली हमने, 300 प्लस 70 प्लस 120 का आधा 60। फिर हमने कह दिया कि सर हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट, वही रूल अप्लाया कि 2 की पूरी ली हमने, 60 प्लस 80 और बाकी 30 ले ली इसकी आधी, 170। अब ये देखें गेन ऑन एक्विजिशन, 2 का गेन आ रहा है एक्विजिशन पे, ये अलग से आपको दिखाना था कि सर ये इस तरीके से होगा। तो बेसिकली ये आ गया हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट की वर्किंग कर लेते हैं, ऑनर्स ऑफ द पेरेंट और एट्रीब्यूटेबल कितना है, ये बड़ी मुश्किल वर्किंग होती थी, आपको याद हो, अब सुनिएगा कि सर प्रॉफिट की वर्किंग हमने कैसे की। हमारे पास ये जो हमारा फायर है 90% हमारे पास है, तो 10% किसी और के पास है, क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है कंसोलिडेशन की। तो इसे बेसिक सवाल मैंने डाला इसीलिए ताकि आपको रिवाइज हो जाए कि 90 का पूरा चले जाएगा इसको, है ना सर, 90 का 120 का, सॉरी 10% इसको चले जाएगा फायर के उसको। तो अगर आप देखें तो हमने ले लिया 120 का 10%। फिर आता है सर जो बाइन है उसकी एनसीआई को कितना जाएगा, हमने कहा जो बाइन की एनसीआई है वो टोटल प्रॉफिट था 16 का पूरे साल का, उसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, 2 से, क्योंकि 6 महीने का। अब उसका जो है उसको चले जाएगा 40%। तो अगर आप देखें तो हमने ये ले लिया प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई। तो फिर ये हमारे पास आ गई बैलेंसिंग फिगर टोटल प्रॉफिट में से माइनस करके। तो सर ये बन गया इसका पीएनएल। अगर आपने ये भी कॉपी करना है तो आप ये भी देख सकते हैं। तो सर हमने कह दिया कि बेसिकली ये हमने बेसिक सा सवाल किया है किसका, कंसोलिडेशन के अंदर स्टेप एक्विजिशन का। लेकिन सवाल इतना ही नहीं सर, इससे ज्यादा है, ठीक है ना, सवाल इतना ही नहीं, इससे ज्यादा है। अब आ जाते हैं, ये क्लियर है तो लिखने वाले सीसी बढ़े आगे, वैसे मैं अभी क्लास के एंड पे ग्रुप में भी डाल दूंगा। आए, अब एक और सवाल करते हैं। ये सवाल हो गया तो हमने कहा सर आ जाए एक और सवाल करते हैं। मेजर एंड टॉम, मेजर टॉम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ टू एंटिटीज, मेजर एंड टॉम, मेजर साहब और टॉम साहब आ जाएं। आर एस फॉलोज, इन्वेस्टमेंट 160, सन्ड्री एसेट्स 350, 250, 510, 250। इक्विटी एंड शेयर कैपिटल कितना है, 200 और 100। रिटेन अर्निंग्स हैं 250 और 122। लाइबिलिटीज हैं 60 और 28। ये आ गया। फिर कह रहा है मेजर अक्वायर्ड 40% ऑफ टॉम। आज हम याद रखिएगा सवाल में जो बात चल रही है सर वो किस ईयर की बात चल रही है, वो बात चल रही है 31 दिसंबर X6 की। और कह रहा है कि हमारे पास 40% कब से है भाई इसका, 31 दिसंबर X1 से हमारे पास 40% है, और वो कितने पे है, 90,000। एट दिस टाइम रिटेन अर्निंग्स ऑफ टॉम स्टूड एट 76,000। रिटेन अर्निंग्स कितने पे खड़ी हुई है सर, 76,000 पे। द फर्दर 20% शॉर्ट इन टॉम वॉज अक्वायर्ड बाई मेजर 3 years लेटर, कितने पे, 70,000 पे।
ऑन दिस डेट द फेयर वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग होल्डिंग इन टॉम वॉज रुपीज 1,05,000। टॉम्स रिटेन अर्निंग वर 1 लाख ऑन द सेकेंड एक्विजिशन डेट। फिर कह रहा है, क्या कह रहा है ये हमसे चिल्ला के, ये कह रहा है NCI should be valued using the proportion of net asset method। कह रहा है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड SOFP। सवाल आपके सामने है, आप अगर चाहें तो इसको यहीं पे देख के रोक करके स्क्रीनशॉट लें। सही है, मेजर और टॉम का। एनसीआई का प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड है, ठीक है। फिर मैं आपको बता रहा हूं, और आपने मुझे ये फिगरें निकाल करके देनी है कि गुडविल कितनी आएगी। सर गुडविल निकाल करके बता दें, गुडविल कितनी आएगी इस सवाल में। ये फॉर्मेट है गुडविल का। एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट हमें बताया इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि यहां पर एनसीआई फुल गुडविल मेथड है, वो प्रोपोर्शनेट है, तो आप एनसीआई को ना भी लें तो भी चलेगा। तब आपने बताना है गुडविल कितनी आएगी। निकालिए गुडविल। सवाल ये रहा। हाँ जी, आई नहीं आई गुडविल? इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये बॉय खत्री, आसिफ साहब कितनी आई? एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट आपको पता है 90,000 थी, अब आज के डेट पे 1,500 है। और इसके अलावा सर क्या है? 55,000 खत्री साहब कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है सर। 1,500 आज हो गई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो सर वो है 1,05,000। कितनी है सर? 1,05,000। फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कंसीडरेशन हमने मजीद दी है 70,000 की। और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स अगर हम निकालें तो एक्विजिशन डेट पे हमने कहा नेट एसेट्स कितने के थे वो हमें निकालने पड़ेंगे। कैसे पता सर? देखें सर, हमें शेयर कैपिटल गिवन है, हम अज्यूम करते हैं उसमें कोई चीज 100 रुपए का। उसने हमें रिटेन अर्निंग भी दे दी एक्विजिशन डेट पे, कितनी है अगर आप यहां पर देखें तो 100 रुपए, है ना सर। वो हमें बता रहा है कि एक्विजिशन डेट पर रिटेन अर्निंग्स आर 100। सही है। तो हमारे हमने सोना बना ली छोटी सी, तो हमने कह दिया एक्विजिशन डेट पे भैया शेयर कैपिटल 100, रिटेन अर्निंग 100, 2 लाख के नेट एसेट्स थे। हमने कह दिया 2 लाख का हमने ले लिया, कितने परसेंट? 60%। गुडविल कितनी आ गई? 55,000। ये आ गई सर हमारी गुडविल। सबसे पहला काम हमें करना है गुडविल। अब सर इस गुडविल के चक्कर में यहां पर हमारे पास एक गेन भी आ गया 15,000 का गेन, है ना। और ये गेन अब बैलेंस शीट का सवाल है, कहां जाएगा? सीआरई में। तो ये दिमाग में रखने, अब आते हैं सोना बना लेते हैं। एक्विजिशन डेट पे 1 लाख, रिपोर्टिंग डेट रिटेन अर्निंग भी आपके पास 1 लाख, 2 लाख। रिपोर्टिंग डेट पे रिटेन अर्निंग सवाल में हमें गिवन है कि जो 1/22 हुई है सर, ये कैसे हुई है? ये 1/22 मेरा बच्चा ऐसे हुई है। समय बता दिया कि 1/22 की होगी ये गुडविल, ठीक है। तो हमने कहा 2/22 से डिफरेंस आ गया हमारे पास 22,000 का सोना के कॉलम में, तो ये हमने कह दिया सर सोना हो गई। गुडविल कंप्यूटेशन आपकी हो गई। क्लियर है। अब क्या करूंगा अगला काम? अगला जो हम काम करेंगे सर वो बनाएंगे इसकी एनसीए। अब एनसीआई बहुत आसान है ना सर। 2,22,000 का दे दें, कितने परसेंट शेयर है एनसीआई का बचा है? 40%। तो 2,22,000 का 40% कितना है? 2,22,000 का 40% आपके पास आ गया कितना? 88,800, है ना सर। आपने कहा मैं इसको यूं भी नहीं जानता, कोई एक्विजिशन डेट पे 2 लाख था, उसका मैंने शेयर दे दिया 40, और फिर 22,000 का। फिर आ जाते सर अगली चीज क्या आ जाएगी? गुडविल हो गई, सोना हो गई, एनसीआई हो गई। तो अगला काम हम क्या कर रहे होते हैं? हम करते हैं सीआरई। सीआरई पे आ जाते हैं। पेरेंट की रिटेन अर्निंग कितनी है भाई? पेरेंट की रिटेन अर्निंग है 2.5 लाख, बिल्कुल ठीक है। 2.5 लाख।
फर्दर गेन कितना है 15,000। अभी हमने कहा था ना सर 90,000 की चीज को हमने 1.5 पे वैल्यू कर दिया था। ठीक है, 90,000 की जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट थी उसको हमने कितने में वैल्यू किया था 1.5। पोस्ट एक्विजिशन शेयर 22,000 का कितने परसेंट सर 60%। अगर आप देखें तो 22,000 की फिगर उठाई हमने और 60% हमने ले लिया। ठीक है, तो 22,000 का 60% ये आपको नजर आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि सर ये हो गई इसकी सीआरई। और हमने कह दिया सर अब हम आ जाएंगे इसकी बैलेंस शीट की फुटिंग पे। सन्ड्री एसेट्स कितने के हैं 6 लाख। गुडविल कितने की है 55,000। सन्ड्री एसेट हमने क्या किया सर, हमने दोनों के प्लस कर लिए। इक्विटी सिर्फ पेरेंट की, शेयर कैपिटल अपना सीआरई हमने उठा ली नीचे से, जो हमारे पास टोटल आ गया इसका। एनसीआई की भी वर्किंग कर ली, लाइबिलिटीज भी हमने दोनों की उठा ली, जो कि हमारे पास सवाल में गिवन है 60 + 28। तो सर ये सवाल ये मैं आपको दे भी दूंगा, अभी कोई मसले की बात नहीं है। तो ये हो गया हमारा सवाल यहां तक। किसी का कोई भी सवाल है तो बड़े, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं खतरनाक सवाल पे, जो वाकई में सीए फाइनल के मेरिट और लेवल का। यहां तक हम क्लियर है तो कह दें सीसी। तो ये सर आसान कॉन्सेप्ट है ना। आ जाए सर। अब हम बढ़ने वाले हैं आगे। अब आगे बढ़ेंगे और आपके पास किताब होगी, है ना सर, आपके पास किताब होगी सीए फाइनल की, है कि नहीं है ये बताओ। सीए फाइनल की किताब में पेज नंबर 307 पे एक सवाल है जो खत्म 309 पे हो रहा है, और इसको देखते ही आपकी हालत टाइट हो जानी चाहिए। सही है, एसीसीए का सवाल है जून 22 का, लेकिन 12 सर याद रखें मैं आपको एसीसीए के सवाल से ना बेस कराऊंगा, फिर इंशाल्लाह उसी लेवल के सवाल आता माइकेप के भी क्लास में ही कर रहे होंगे। ठीक है, तो आ जाए एसीसीए जून 12। सबसे पहले सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। आपके पास भी किताब में मौजूद है 309 में, नई वाली जो बुक है हमारी। ठीक है, उसमें प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द रॉबी ग्रुप एट 31 मई 2012। याद रखिएगा 35 नंबर का सवाल था आईकेप के पेपर में, 25 नंबर का मैक्सिमम आ सकता है और आईकेप इसको 25 का पूछ भी देगा। ठीक है, इस सवाल में बहुत सारी चीजें हैं, तो दिल थाम करके बैठिए। हम इंशाल्लाह एक एक करके पढ़ते भी जाएंगे, करते भी जाएंगे, आप अपना दिमाग लगाएंगे, फिर हम इसको सोचेंगे कैसे होगा। ठीक है, आ जाए। एसओएफपी बनानी है ये तो हमें क्लियर हो गया, अब आ जाए। कह रहा है द फॉलोइंग ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ रॉबी ग्रुप एज एट 1 मई 2013-12 आर गिवन। बोलो, हमने कहा ठीक है भैया दिए में। फिर कह रहा है अब दो कंपनी ने रॉबी की, हेल और जिंक, ये याद रखिएगा। ठीक है, और एक और भी चीज है बैलेंस ज्वाइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन, ज्वाइंट ऑपरेशन भी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, आजकल लोगों के दिमाग में जो है ना वो बड़ा चल रहा है ग्रैंड ऑपरेशन, बट यहाँ पर ज्वाइंट ऑपरेशन है। आ जाए द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट इन द प्रिपरेशन ऑफ द ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ रॉबी ऑन 1 जून 2010। याद रखिएगा 1 जून 2010 रॉबी अक्वायर्ड 80% ऑफ द इक्विटी इंटरेस्ट ऑफ हेल। ठीक है जी, कितना अक्वायर किया है 80%। द परचेज कंसिडरेशन कंप्राइज्ड ऑफ कैश ऑफ ₹50 million। रॉबी हैज ट्रीटेड द इन्वेस्टमेंट इन हेल एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। अब देखें, आप इसने बता दिया कि जो है हमने इसको इंडिविजुअल बुक्स में किसके ऊपर ट्रीट किया हुआ, 80% किया हुआ भी है, लेकिन ओसीआई अ डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम हेल ऑन 1 जनवरी 12 of 2 million हैज सिमिलरली बीन क्रेडिटेड टू ओसीआई। हमने कहा सर ये आपने गलती कर दी। क्या गलती की है यहां पर, डिविडेंड को कहा जाना चाहिए, पीएनएल में जाना चाहिए इसका, क्योंकि सर याद है ना आईएफआरएस 9 में फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में बेशक गेन ओसीआई में ले जाओ, लेकिन डिविडेंड पीएनएल में जाएगा। ठीक है, लेकिन अब सुनना यहां पर सर हम तो कंसोलिडेशन कर रहे हैं, तो अब इसमें क्या करने हो सकते हैं। इट इज द पॉलिसी ऑफ Robbie's policy to measure the NCI at fair value and this was 15 million on 1 जून 2010।
फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं, और 1 जून 2010 को ये कितनी थी, 15 मिलियन थी, ठीक है। 1 जून हमारा ईयर एंड है, ठीक है। ऑन 1 जून, और 1 जून हमारा साल का शुरू है, ये मई है। हमने कहा सर on 1 June, the fair value of identifiable net assets of Hale were rupees 60 million and the retained earning was rupees 16 million. The excess of fair value of net asset is due to an increase in the value of non-depreciable land. ठीक है, अब इधर आ जाए सर, पहले हम इसकी बात करते हैं, रॉबी की। अपने पास दिमाग में इसको जरा एक दफा घुमाएं और देखेंगे यार यहाँ पर ये रॉबी में बात क्या कर रहा है ये। रॉबी के अंदर बातें क्या क्या हो रही हैं, सबसे पहले आसान आसान बातें हम करेंगे। हमने कहा सर शेयर कैपिटल गिवन है, रिटेन अर्निंग गिवन है, मई मेरा ईयर एंड है, 2 साल पहले हमने अक्वायर की थी, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ दी एडजस्टमेंट जो है वो फेयर वैल्यू ऑफ लैंड की है, ठीक है। और मैंने कह दिया फुल गुडविल मेथड में फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। ये तो हमने कर लिया। फिर मैंने कहा कि सर अगर मैं इसकी एनसीए निकालना चाहूँ तो वो भी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन हमने कह दिया सर अभी हम सोना स्टार्ट तो कर सकते हैं, लेकिन हम सोना पूरी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सर हमने कह दिया, अब इधर देखना सवाल आपके सामने, शेयर कैपिटल और हमने कह दिया कि सर ये 20 का गिवन है, और एक्विजिशन डेट पर रिटेन अर्निंग उसकी जो थी वो 16 की थी, और आज की डेट पर वो जो इसकी रिटेन अर्निंग है ये गिवन हमें 27 की, ये तो हमने डाल दिया, सही है। फिर उसने हमें ये भी कह दिया कि एक्विजिशन डेट पे जो इसके नेट एसेट्स थे उनकी टोटल फेयर वैल्यू है वो 60 है ना सर, कह रहा है 60 मिलियन, ठीक है। और अगर जो डिफरेंस है वो नॉन डेप्रिशिएबल लैंड का, ये भी हमें उसने बता दिया कि इंक्रीज ड्यू टू नॉन डेप्रिशिएबल लैंड, तो हमने कह दिया ये भी हो गया। अब सब बच्चे इधर देखने, तो हमने कह दिया कि सर डिफरेंस आ गया 24 का। डिफरेंस कितने का आया, 24 का। अब इधर आ जाए, अब हमने कहा कि सर डिफरेंस आ गया 24 का। अब फेयर, क्योंकि लैंड है तो लैंड की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में भी कोई चीज, लेकिन अभी हमने कहा हम सोना को अफेक्टिवली, वैसे इस सवाल में चले आपको उसको करने के लिए हमने कर दिया, यूं हम क्लोज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सर हो सकता है और भी कोई एडजस्टमेंट हो। तो अभी हमने बेस इसकी सोना यूं निकाली, और हमने कहा गुडविल निकाल लेते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी थी, कितने में खरीदा है भाई हमने इसको, कह रहा है ना कि हमने एक अक्वायर किया है 50 मिलियन, कंप्राइज कैश ऑफ रुपीज 50 मिलियन, आज बैलेंस शीट में कितनी आ रही है, 55 की। सर क्या कोई मुझे बता सकता है 50 से 55 की हुई कैसे ही है 2 सालों में। इन्वेस्टमेंट इन है, अगर आप देखें 55 की लिखी आ रही है बैलेंस शीट में, 50 से 55 की कैसे हुई। कोई बच्चा कोई टाइप करो सर। ओसीआई, ओसीआई का गेन है ये, 5 मिलियन का इंडिविजुअल बुक्स में ओसीआई का गेन रिकॉर्ड हुआ है, 2 साल हो गए खरीदे हुए, सही है सर। लेकिन हम गुडविल निकालने के लिए 50 ही लेंगे। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीए उसने हमें गिवन दी हुई है, सही है ना। इसने हमें कहा है कितनी थी, 15 मिलियन और 1 जून। हमने कह दिया ठीक है भाई 15 ले लेते हैं। फिर कह रहा है लेस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट, नेट एसेट हम निकाल चुके हैं, हमें पता है 60 के, तो टोटल गुडविल आगे इसकी कितनी, 5। क्या हम यहां तक क्लियर हैं, ठीक है सर। फिर हम आगे आ जाते हैं। अभी हम एनसीआई पे नहीं जा रहे इस सवाल में, क्यों नहीं जा रहे सर, क्योंकि हमने कहा इसके ऊपर हम आएंगे, पहले देख लेते हैं और एडजस्टमेंट्स। हमने गुडविल निकाल ली वर्किंग के अंदर, हमने जो है ये निकाल ली, ये कॉपी आप लोग नहीं कीजिएगा, आप लोग अपने पास चाहें तो खुद से अपनी वर्किंग करें, ये मैं आपको अभी क्लास खत्म होने के साथ ही ग्रुप पे आ जाएगा, ठीक है। यहां तक किसी का कोई सवाल है, नहीं है तो लिख दें सीसी, बढ़ू आगे। चलें सर अब आगे बढ़ रहे हैं। अब कह रहा है ऑन 1 जून 2019, याद रखिएगा सब्सिडी से भी पहले से हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट थी, रॉबी acquired 5% of the ordinary shares of Zing. Robbie had treated this investment at fair value through P&L in the FS of 2, ठीक है, 31 मई 2011, ओके। ऑन 1 दिसंबर रॉबी acquired further 55%
ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ जिंक। अब 5 से हो गया 55 प्लस 60। द कंसेंसस वाज एज फॉलोज। 1 जून 9 को कितनी थी? 5%। 1 दिसंबर 11 को 55 लेके 60 कर दिए। इसी से का सवाल इतने प्यार से दे रहा है। कह रहा है 1 जून को 2 थे, फिर 16 मजीद हमने कैश पे किया, ठीक है, 18। Well, on 8 December, the fair value of the interest in zinc held by Robbie before the business combination was 5 million। ठीक है, हमने कह दिया बिफोर बिजनेस कॉम्बिनेशन कितना था? 5 मिलियन। सही है ना? फेयर वैल्यू 1 दिसंबर को। फिर कह रहा है सर, कह रहा है, लेकिन सर एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हम आते हैं सवाल पे आते हैं। आज तो उसने कह दिया कि भैया इसकी फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इतनी है, सारी चीजें हैं। अब मेरा इसमें एक मासूमाना सवाल है, सर जब हमने इसको खरीदा होगा तब तो ये 2 पे ही था, क्या 2 के बाद हर साल रीवैल्यू हुआ होगा? नहीं हुआ होगा? हुआ होगा। बट वो गेन कितना है वो हमें सवाल में अभी तक तो डेटा में नहीं गिवन है, ठीक है। फिर आ जाते हैं। It is Robbie's policy to measure the NCI at fair value, and this was 9 million. The fair value of net identifiable asset at 1 December 2011 of zinc was rupees 26 million, and the retained earnings were rupees 15 million. Okay. The excess of fair value is due to an increase in value of PPE, which was provisional pending upon receipt of final valuations. These valuations were received in on 1 March 22 and resulted in an increase of 3 million in the fair value of the plant PPE at the date of acquisition. The increase does not affect the fair value of NCI at acquisition. PP is to be depreciated on a straight line over 5 years. चलिए सर, अब मुझे बताएं इस केस में हम गुडविल निकालने के लिए कितना लेंगे? हम 5% के हिसाब से लेंगे या हम जो है उससे अलग लेंगे? बताएं जी। जिंक के केस में, जिंक के केस में हम फेयर वैल्यू कितनी ले रहे होंगे? चलिए सर, अब आ जाए। पहले तो हम ये कर लेते हैं इस सवाल में कि हमने कहा जिंक के केस में आपकी आसानी के लिए हम देख लेते हैं कि भैया सोना बना के देखते हैं ना, आ जाए। हमने कहा सोना की बात करते हैं, सोना कितनी आ जाएगी? तो उसने हमें बता दिया रिटेन अर्निंग 15 की थी। शेयर कैपिटल में हम अज्यूम करते हैं कोई चेंज नहीं, तो शेयर कैपिटल कितना था इस दरिंदे का? 10 का, है ना सर? तो हमने कह दिया 10 का इसका शेयर कैपिटल है, और हमने कह दिया कि सर 10 के शेयर कैपिटल के अलावा 15 की रिटेन अर्निंग है। और फिर वो हमें कह रहा है कि इस दिन हुआ क्या? 26 मिलियन टोटल थी हमारी फेयर वैल्यू, 26। सही है। लेकिन फिर वो कह रहा है कि बाद में पता चला 3 मिलियन से पीपी की वैल्यू और बढ़ गया। मेरा सवाल है कि मैं टोटल में 26 लूंगा या 29 लूंगा? और ये कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए, क्यों 26 या 29? 4 महीने बाद 26 लेंगे हम टोटल में। सर 29 लेंगे। क्यों 29 लेंगे? क्योंकि सर हमने पढ़ा था, है ना, कहीं ना हमने, सर 1 साल तक की इजाजत देता है स्टैंडर्ड के गुडविल के केस में कि आप फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट को 1 साल तक चेंज कर दो, लेकिन सिर्फ फेयर वैल्यू को, कंसिडरेशन को नहीं। और मैंने बताया भी था कि अभी आजकल के केस में क्या हुआ था सर, आजकल के केस में अपना जो है जेएस बैंक ने जब उसको अक्वायर किया है बैंक इस्लामी को, तो बाद में उनकी गुडविल आई है इसी वजह से नेगेटिव के। पहले जब इनिशियली लिया तो पॉजिटिव आई, 6 महीने बाद प्रॉपर वैल्यूशन आई तो नेगेटिव गुडविल हो गई, बार्गेन परचेज गेन हो गया। तो सर इजाजत है। तब हमने कहा हम 26 नहीं लेंगे, 26 प्लस 3 29 कर देंगे। तो टोटल फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आपके पास आ जाएगी 4 की, ठीक है। 1 साल तक इजाजत है। पिछली क्लास अगर हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, उससे पहले क्या था ये कि सर ये 1 साल तक हम फेयर वैल्यू ऑफ नेट चेंज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सर एक्विजिशन डेट पे, ये है रिटेन अर्निंग। बाकी हमने कहा सर कितनी है रिपोर्टिंग डेट पे? 27 हो गई, ओ 19 हो गई है, सॉरी 19 की रिटेन अर्निंग हो गई 15 से। और अब हमने कहा सर फेयर वैल्यू ऑफ पीपी क्या इंपैक्ट होगा ये आप लोग बताएंगे। 4 से वैल्यूएशन ज्यादा थी, कह रहा है लाइफ कितने से बढ़ गई है? इसकी लाइफ है 5 साल।
जरा मुझे बताओ कितना इंपैक्ट आएगा इसका। वो एक फॉर्मूला याद है हम FAR 2 में यूज करते थे, फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन डिवाइडेड बाय लाइफ एट एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग लाइफ एट रिपोर्टिंग डेट। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करते थे ना सर। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से 5 साल लाइफ थी और 6 महीने ही हुए हैं खाली, तो ये कितनी हो जाएगी बताएं जी, कितनी हो जाएगी। सर हमने क्या, ये हो गई 3.6। 3.6 की हमारे पास हो गई सर कि इसके बाद तो हमने कहते सर अब हमारे पास ये हो गया। अब हम इसका भी वही निकाल ले देंगे सर इस सवाल में कि भैया गेन कितना आ जाएगा और गुडविल कितनी आएगी। 5 से जब 55% हुआ है तो हमने कह दिया कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट थी उसकी फेयर वैल्यू हो गई थी 5 की, ये हमें पता है। तो हमने कहा आए सर, हमने कहा 5 की हमने फेयर वैल्यू ले ली। नई इन्वेस्टमेंट हमने कर दी थी 55 की, 16 की सॉरी, इसने बता दिया कि 16 मिलियन की हमने वो की नई इन्वेस्टमेंट। एनसीआई की फेयर वैल्यू उसने हमें दे दी थी एक्विजिशन डेट पे 9 मिलियन। ठीक है सर। फिर हमने कहा सर फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स हम निकाल चुके हैं 29। तो गुडविल आ गई कितनी, 1 की। हमारे पास कितने की आ गई सर गुडविल, 1 की। क्या हम यहां तक क्लियर हैं? तो लिख दें CC। चलें सर, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमने यहां तक कर लिया तो अब हम देखते हैं कि आगे एडजस्टमेंट क्या है। ज्वाइंट ऑपरेशन है। अभी सर ज्वाइंट ऑपरेशन को 2 मिनट के लिए पार्क करते हैं। क्यों पार्क करते हैं? हमने कहा सर हम इसलिए पार्क करते हैं कि जो है हमने कह दिया कि हम पहले सोना बना करके दोनों कंपनीज की जो है फ्री कर देना ताकि हमारा दिमाग एक तरफ हो जाए। तो हमने कहा ज्वाइंट ऑपरेशन वाली एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट नंबर 3। इसके बाद पीपी वाली एडजस्टमेंट भी आ रही है कि जो भी परचेज पीपी फॉर 10 मिलियन, अब उसके अंदर इंपेयरमेंट का जिक्र कर रहा है कि हमने उसके अंदर क्या कर दिए, इंपेयरमेंट। ठीक है ना। तो फिर हमने कह दिया कि सर जो है इसको भी फिर जरा हम पार्क करते हैं। फिर हम आ जाते हैं ट्रेड रिसीवेबल का हमारा पोर्टफोलियो है जिसके अंदर फैक्टरिंग IFRS 9 की चीजें जो अभी आपने नहीं भी पढ़ी होगी तो हम इसको एक समझने की कोशिश करके कर लेंगे। और फिर हमने कह दिया इसके बाद जो अगली एडजस्टमेंट है वो भी सिर्फ पेरेंट की। इसका मतलब है हमारे पास सब्सिडीज का गेम खत्म हुआ तो हम सब्सिडीज के इम्पैक्ट डालते जाते हैं। हमने कह दिया कि सर हमने इसकी सोना भी बना ली। सबसे पहले हमने हॉल की सोना बना ली हमने कि भैया हमने कह दिया कि इसकी सोना आ गई इतनी। ठीक है सर। और इसके अंदर जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस कितना आ गया सर, हमने कह दिया सर डिफरेंस आ गया नेट पे 11 का। सही है। तो हमने एनसीआई क्योंकि फुल गुडविल मेथड एक्विजिशन डेट पे हमने कह दिया भैया इतनी है एनसीआई। रिपोर्टिंग डेट पे हमने कह दिया कि 11 का 20% दे दिया। ठीक है। और हमने कह दिया 2.2 का इंपैक्ट हम सीआरई में भी लेकर के चले गए। अगर आप देखें कि हमने कहा हेल का 2.2 का इंपैक्ट चला गया है सीआरई के अंदर भी। ठीक है सर। तो हमने कह दिया कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का अगर उसका जो है 11 का वो है तो हमने कह दिया इसका 80% है। फिर हम आगे आए और आगे आते हुए हमने क्या किया, इसको भी क्लोज किया। किसको सर? जिंक को भी। F4 बैलेंस गिवन और हमने कह दिया कि सर तो हमारे पास सर इसका जो डिफरेंस आ गया ना सर, ये डिफरेंस भी आ गया हमारे पास 0.4 का। और इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया, 19 पॉइंट। तो सर ये बेसिकली नेट इम्पैक्ट 3.6 का आया। हमने इसको भी क्लोज किया। 9 की इसकी जो एक्विजिशन डेट पे थी, पोस्ट एक्विजिशन शेयर कितना था, 1.44। और फिर हमने कह दिया कि सर सम किया तो हमने कहा 10.44 ये हो गया। इसका इम्पैक्ट भी हमने सीआरई में डाला। सीआरई में सर कैसे डाला ये देखें आप, हमने सीआरई में इसका इम्पैक्ट डाल दिया जिंक का। ये आ गया 2.16। ये कितना आ गया सर, 2.16। क्या हम यहां तक क्लियर है?
तो चलें सर, अब आते हैं, लेकिन सर इन दोनों के एडजस्टमेंट्स यहां तक खत्म नहीं, इनमें कुछ और भी मसाइल थे। आ जाएं। पहला मसला, सबसे पहले जो हमारे पास इसके अंदर था, कह रहा है डिविडेंड जो 2 मिलियन का था 1 जनवरी 12 को मिला था हमारे, क्या उसको हमने कहां डाल दिया, ओसीआई में। क्या उसको जाना चाहिए था ओसीआई में? नहीं सर, उसको कहां जाना चाहिए था, पीएनएल में। डिविडेंड तो चाहे बेशक आप कुछ भी मेथड करें, डिविडेंड कहां जाएगा, पीएनएल में। तो सर अब मैं क्या करूंगा सर, मैं इसको पीएनएल में लेकर के जाऊंगा। जरा मुझे बताएं सर, मैं इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बताऊंगा। मैं इसकी सर एंट्री बनाऊंगा डिविडेंड के लिए, ओसीआई डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। ठीक है, ओसीआई डेबिट तो मैंने गया और सर मैंने कहा सबसे पहले सीआरई में मैंने इसकी एडजस्टमेंट ये भी डाल दी, डिविडेंड की भी करेक्टिंग, कि भैया ओसीआई डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। अब सर आ जाए, एक और काम भी हमें करना है। वो काम क्या है सर, इसने, मैंने आपको बताया था इसने एक और काम भी किया हुआ है। वो क्या किया हुआ है, इंडिविजुअल बुक्स में इन्वेस्टमेंट खरीदी कितने पे थी, 50 पे, और आज की डेट पे कितनी है, 55, और ओसीआई के मॉडल फॉलो करता है। तो हमें क्या करना है सर, इसको इसको भी रिवर्स करना है 5 को इसकी ओसीआई में से, क्योंकि अब हम सीआरई के अंदर ओसीआई भी बना रहे हैं। अब हम बड़े हो गए हैं ना, एफआर 2 लेवल पे ओसीआई का इंपैक्ट अलग से नहीं आता। तब आप देखें, हमने ओसीआई के अंदर यहाँ पे एक इंपैक्ट डाला 5 का रिवर्सल, जो हमने कहा बेसिकली इसने ये एंट्री बनाई है ना, इसने देखो अपने पास इंडिविजुअल बुक्स में ये एंट्री बनाई हुई होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट ओसीआई क्रेडिट। हमने कहा चंदा अब इसको टाटा बाय बाय, ये आपको खत्म करना है। ठीक है, हमने इसका रिवर्सिंग इंपैक्ट डाल दिया। सर फिर और क्या करना है, और कोई इसने शरारत की हुई है क्या इंडिविजुअल बुक्स में, हम देखते हैं। नहीं सर, और कोई शरारत इसने यहां पर तो नहीं की हुई। जिंक के केस में कुछ है, सर जिंक के केस में कोई चीज छुपी हुई तो नहीं है। सर एक बात मुझे बताएं, जिंक के केस में टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है, 18। बैलेंस शीट में अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट इन जिंक कितनी आ रही है, 19। अब मुझे बताएं सर, ये जो डिफरेंस है ये किस चीज का भेदभाव है। जो 1 का डिफरेंस आ रहा है फेयर वैल्यू का, ये क्या चीज है। वैसे 18 आ रही है, यूं 19 आ रही है। फेयर वैल्यू चेंज हुई होगी, और कौन सी बुक्स में चेंज हुई होगी, इंडिविजुअल बुक में से चेंज हुई होगी, है ना सर। इंडिविजुअल बुक में चेंज हुई होगी, पेरेंट की अपनी। चलें सर, एक तो हमने कहा ये हो गया। सर इसके अलावा जिंक में कोई और चीज आएगी, यस सर, ये एक और चीज भी आएगी। वो क्या है, हमने सर फेयर वैल्यू गेन भी तो लगा लिया। एक मिनट रुके, हमने जो फेयर वैल्यू गेन निकाला है जिंक के केस में, देखें जिंक की अगर हम एंट्रीज पे आ जाएं, ये देखते हैं जिंक के केस में पेरेंट के इंडिविजुअल बुक्स में क्या हो रहा है सर, 2 की थी, फिर पेरेंट ने 31 मई को, अब सर देखिएगा, ये जो 1 का गेन है ना, ये हमने अज्यूम किया है कि कब लिया गया है, 31 मई को। कि कब लिया है, 31 मई को ही 1 पे तो आ चुकी थी वो, कितने पे आ चुकी थी वो, 3 पे, सॉरी। अगर हम बात करें तो सर 31 मई को जिंक 3 पे मौजूद था। हमने ये कहा कि अगर आज हमने जब उसको सब्सिडरी बना लिया ना, अब देखो इंडिविजुअल बुक्स में जब हमने उसको सब्सिडरी बना लिया है, तो हमने अज्यूम ये किया कि जब उसने खरीदा 2 पे था, तो 1 का गेन तो वो पीएनएल में ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ था सब्सिडी बनाने से पहले। पोस्ट एक्विजिशन हमारे पास गेन आ जाएगा कितने का सर, 2 का। ये जो 2 का गेन है, ये वो गेन है जो कि हमने कहा री मेजरमेंट का गेन है, वो 3 है। आप चाहें तो इसको ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसने क्लियर नहीं किया। आप ये कह सकते हैं 31 मई तक 2 का ही था, और फिर आज की डेट पे 5 का हो गया है। सही है, तो 3 का भी कर सकते हैं। तो हमने कहते सर ये इसकी एंट्रीज हो गई, तो जो 2 का गेन आया सीआरई के अंदर, ये भी आ गया। तो सर हमने कहा अब तक हमने सीआरई को कंप्लीट किया है किसके पर्सपेक्टिव से, सब्सिडरीज के पर्सपेक्टिव से। किसके पर्सपेक्टिव से, सब्सिडरीज के। अब हम अगला काम ये करने वाले हैं कि हम इसमें ज्वाइंट ऑपरेशंस की चीजें डालेंगे, और फिर हम जो है इसके अंदर बाकी एडजस्टमेंट्स को भी देखेंगे।
यहां तक कोई सवाल किसी का तो पूछे। अब तक हमने सिर्फ सब्सिडी किया, ये मैं आपको बिल्कुल अभी क्लास के एंड में दे दूंगा। कोई सवाल नहीं है किसी का? बढ़ जाए आके। हमने एनसीआई दोनों की कर ली है, गुडविल दोनों की निकाल ली है। लॉबी के केस में ओसीआई में गेन रिकॉर्ड हुआ था, डिविडेंड भी उसको हमने रिवर्स किया। जिंक के केस में स्टेप एक्विजिशन का केस था, हमने उसको रीमेजर करके उसके ऊपर गेन रिकॉर्ड किया। इसके अलावा कोई और सवाल किसी का नहीं? चलें सर, अब आगे आएंगे हम। ज्वाइंट ऑपरेशन है ना सर? ये कॉन्सेप्ट उसने बता दिया है। लॉबी हैज अ 40% शेयर ऑफ अ ज्वाइंट ऑपरेशन। ज्वाइंट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? कि हमें कंसोलिडेटेड काम करना है। अ नेचुरल गैस स्टेशन एसेट्स लाइबिलिटीज रेवेन्यूज एंड कॉस्ट आर apportioned on the basis of shareholding. Following information relates to the joint arrangement activities. Natural gas station cost 15 million to construct and was completed on 1 जून 2011 and is to be dismantled at the end of its life of 10 years. The present value of the dismantling cost to the joint arrangement at 1 जून 2011 using a discount rate of 5% was 2. In the year, gas with a direct cost of 16 million was sold for 20 million. Additionally, the joint incurred operating cost of 0.5 million. ठीक है भैया, 16 की गैस बिकी, उसके अंदर डायरेक्ट कॉस्ट 16 की थी, 20 की बिकी। रॉबी हैज contributed an accounting for its share of construction cost, paying rupees 6 million. The revenue and cost are receivable and payable by the other operator who settles the amount with Robbie after year end. सबसे पहला काम सर, ज्वाइंट ऑपरेशन में हम क्या करते हैं? जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी लायबिलिटीज हैं, उसको अपनी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग में ले लेते हैं। तो मुझे बताएं कि जो है ज्वाइंट ऑपरेशन के केस में हम यहां पर होगा क्या सर? 40% शेयर है हमारा। कितने परसेंट शेयर है? 40%। 40% का मतलब यह है कि तमाम एसेट और लायबिलिटी का हमारा कितना है? 40% है। तो जरा उसको नोट करते हैं ना सर, कितना बनेगा हमारे पास 40%। और हमें बैलेंस शीट के पर्सपेक्टिव से देखना है कितना हुआ क्या हुआ। तो बताएं जी, कितना होगा? चलें एक एक करके चलते हैं। हमने कहा सर ज्वाइंट ऑपरेशन के अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं कॉस्ट कितनी आई है? 15 मिलियन। 1 जून 2011 को कंप्लीट भी हो गया था। डिसमेंटल करना है 10 साल के बाद। डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई थी हमारे पास 1 जून 2011 को 2 मिलियन की। तो सबसे पहले मुझे इस कॉस्ट का कितने परसेंट हमारा होगा? 40%। तो हमने कह दिया सर 15 + 2, हमने कह दिया इसका होगा हमारा कितना? 40%। ऐसा ही है सर? तो जरा मुझे बताएं, हम ज्वाइंट ऑपरेशन को कैपिटलाइज किस पे करेंगे? चलें इधर देखते हैं। इधर आ जाए, मैं इधर देख लेता हूं। हमने कहा ज्वाइंट ऑपरेशन को हम कैपिटलाइज करेंगे। देखें, कॉस्ट आ गई 15, डिसमेंटलिंग आ गई 2, टोटल हुआ 17। कितना हो गया सर? 17। सही है सर। अब इसको डेप्रिशिएट भी करूंगा मैं। यस सर। डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 10 साल तक करना है और 1 जून को रेडी था, तो हमने कहा दिस आ जाए ना डिसमिनल एंड 10 ईयर लाइफ। तो हमने कह दिया इस साल की आ जाएगी 17/10। ऐसा ही है 1.7। नेट कितने का आ गया ये ज्वाइंट? 15.3। इसमें से मेरा हिस्सा कितना है? मेरा हिस्सा है 14%, 40%। 6.12 इज माई शेयर। 6.12 इज माई शेयर। तो हमने कह दिया सर हमारा हिस्सा आ जाएगा 6.12। क्लियर हो? इतना आसान है। तो ये हम बैलेंस शीट में फिर हम देख लेते हैं सर। इसने बाकी ये भी कहा है कि इन द ईयर गैस विद अ डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ रुपीज 16 मिलियन वॉज सोल्ड फॉर 20। एक एक एडिशनली
तो हमने कहा सर अगर टोटल 20 की गैस थी, 16 मिलियन में वो सोल्ड हुई है और 5 की अदर कॉस्ट भी आई है, तो हमने कहा वो भी देख लेते हैं। हमने कहा हम अपने हिस्से का रेवेन्यू लेंगे, 20 का हमारा रेवेन्यू है कितना, 40%, 0.8। सही है सर, 20 का रेवेन्यू है 0.8, और हमने कह दिया कॉस्ट भी हमारी 16 का पॉइंट, अदर कॉस्ट 5 की, तो ये हमारा हो गया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे हिस्से का हो गया। अब आ जाते हैं सर ये इंटरेस्ट एक्सपेंस किस भला का नाम है, बिल्कुल है। हमने कहा सर प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग थी 2 मिलियन की, 2 मिलियन का 40% और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना था, अगर आप ये भी देख लें, इसने बता दिया 5%। ठीक है, ये भी हमने ले लिया, पीपी भी हमने ले लिया। अब आ जाते हैं सर रिसीवेबल क्या है ये, इस पे आ जाते हैं। लॉबी हैज ओनली कॉन्ट्रीब्यूटेड एन अकाउंटिंग फॉर इट्स शेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। क्या मतलब, जो हमने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दी थी ना 6 पॉइंट अपनी 15 मिलियन की, उसका हमने खाली शेयर अभी तक किया है, पेइंग रुपीज भाई 15 का, अभी तक हमने खाली ये दिया है। अपने पास रिकॉर्ड है 15 का कितने परसेंट, 40%। अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे ना, तो हमारी ज्वाइंट वेंचर के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, 6। वो 6 है क्या, यही तो है सर। अब इधर देख लेते हैं, फिर ये कह रहा है revenue and cost are receivable and payable by the other operator who settles amount after। अब सर मुझे पता है हमारा रिसीवेबल कितना होगा, इसमें हमारे हिस्से का रिसीवेबल बनता है 8 का, क्योंकि रेवेन्यू का, और इसी तरीके से कॉस्ट का हमारा पेबल बनता है 6.6। 6.6 कैसे हुआ, हमने कहा 6.4 कॉस्ट ऑफ सेल्स का, वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट का हमारा हिस्सा बनता है ये, और जो हमने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी उसको हमने फाइनली अल्टीमेटली क्या कर दिया सर, 6 से क्रेडिट कर दिया। तो ये इसकी एंट्री है, कुछ भी नहीं किया हमने, हमने सर सिर्फ नेट अमाउंट्स लिए हैं। अब आप इसको एक दफा सुकून से देखें, इसको भी देखें, जॉइंट ऑपरेशंस के अंदर बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आएंगी उनको भी देखें, और कॉपी करना चाहें तो एक कॉपी भी करें, इसको समझे भी। 2 मिनट मुझे दें, सती आया हुआ है, मैं सती को जरा फ्री कर लूं, ठीक है। जो पिछली क्लास में नहीं थे, कोई सवाल यहां तलक? नो, ज्वाइंट ऑपरेशन इतना आसान है, बस कंसोलिडेट करना है। अब ये सब चीजें अब आ जाए सर, यहां पर हम आते हैं और हम ये चेक कर लेते हैं कि हमें ज्वाइंट ऑपरेशन से फायदा नेट कितना हो रहा है। हमने कहा सर रेवेन्यू 8 का आया, इसमें से माइनस कर दिया हमने सम ऑफ, तो हमें फायदा कितने का हो रहा है, 0.68। ये कहां जाना चाहिए, ये हमारे पास सर यहां आना चाहिए, 0.68 का फायदा। ठीक है, हमें 0.68 का फायदा हो गया। और अगर आप देखें तो बेसिकली सर यही बन रहा है ना, रेवेन्यू इतना का था, इतनी चीजें और बाकी चीजें बैलेंस शीट में हमारे पास ऐड हो जानी चाहिए। ठीक है, ये हम एक एक करके चीजें डालते जा रहे हैं इसमें। अब आ जाते हैं सर इसकी एक इंपेयरमेंट वाली एडजस्टमेंट देख लेते हैं, ये आपको बचपन में लेके जाएगी। कह रहा है, क्या कह रहा है चिल्ला चिल्ला करके, ये रॉबी परचेज पीपी फॉर 10 मिलियन, ठीक है सर, ऑन 1 जून 2009। इट हैज एन एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 20 ईयर्स एंड इज डेप्रिशिएटेड ऑन सीधी लकीर बेसिस। ठीक है जी, 1 जून 19 को अपना पेरेंट की अपनी बुक्स में, और 31 मई पीपी वाज रीवैल्यूड टू 11 मिलियन। At 31 मई 12 impairment triggered an impairment of PPE, the recoverable amount of the PPE was 7.8। देखो पहले साल ये किया, पिछले साल रीवैल्यू कर दिया था, 1 जून को लिया था 9 को, तो तकरीबन 2 साल बाद रीवैल्यू किया है। फिर कह रहा है रिकल 7.8 करता है, फिर ओनली अकाउंटिंग एंट्री पोस्टेड फॉर द ईयर 2012 वाज टू अकाउंट फॉर द डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ 31 मई 11। लॉबीज accounting policy is to make a transfer of the excess depreciation arising on the revaluation of PPE। चलें सर, अब ये एडजस्टमेंट आपके सामने है, जरा इसका इंपैक्ट निकालें खुद, बचपन वाली है। 2 मिनट दे रहा हूं, खुद इंपैक्ट निकालें, सिर्फ 2 मिनट। सर सिंपल सी बात है, पीपी की एडजस्टमेंट है, जरा मुझे बस ये बता दें कि रीवैल्यूएशन सरप्लस के बाद पीएनएल में कितना जाना चाहिए। पीपी की कॉस्ट है, डेप्रिशिएट करेंगे, फिर इसको रीवैल्यू करेंगे,
किया नहीं किया, ये भूल चुके हो सब। चलें सर, आ गया एक आंसर आया। पीएनएल में आसिफ भाई कुछ कह रहे हैं 1.95 से पीएनएल में लेकर जाएंगे या सरप्लस में? आसिफ भाई ये बताएं, उल्टा तो नहीं कि हाँ री वैल्यू हमने कितने से किया है सर? 1.95 से या 2 से? आए सर आए, अब हम आपको आपके ऊपर ये राज अफशा करते हैं, है ना सर? इस राज को भी आपके पास वो कर देते हैं हम। इधर देख लें, सवाल आपके सामने है, ठीक है जी। 10 मिलियन का था 1 जून 9 को, तो सबसे पहले हमने कह दिया सर इसकी कॉस्ट आ गई, इसकी जो कॉस्ट आ गई वो आ गई 10 की। 2 साल की डेप्रिसिएशन है ना सर, 2 साल की डेप्रिसिएशन आ गई 1। कैसे आई सर? हमने कह दिया 2 साल लाइफ थी। हाय हाय हाय, नहीं हमें नहीं कनेक्ट करना। 31 मई को सर क्या हुआ? फिर हमने कह दिया 9 का बचा, फिर सरप्लस। अब हमने कह दिया फेयर वैल्यू इसकी हो गई 11 की, सरप्लस हो गया था इसका 2 का। इतना आसान है। फिर हमने कहा 12 की डेप्रिसिएशन, 2 साल थे, 8 साल की लाइफ के ऊपर मैं इसको डेप्रिशिएट कर दूंगा, है ना सर? हमने कह दिया 18, सॉरी एम जो है ना 11 डिवाइड बाई 18। अब आपके पास इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी बची थी? इसकी कैरिंग अमाउंट आपके पास बच गई थी 10.39। अब रिकवरेबल अमाउंट उसने कह दिया 7.8 हो गई। 7.8 ही का है ना? यस सर, 7.8 हो गई। तो अब आपके पास डिफरेंस बचा, क्या ही बात है यार, बेटा पानी भी लिया ना। डिफरेंस बचा 2.59 की, आपकी आ गई इम्पेयरमेंट। क्या आ गई सर? इम्पेयरमेंट। अब याद है ना आपको कि सर जो अमाउंट पहले सरप्लस में होगा वो रिवर्स होगा और फिर उसमें जाएंगे। तो सर उसी लॉजिक को लगाते हुए हम गए और हमने कह दिया सबसे पहले देखिए इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करेंगे सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग। ये फिगर सर हमारी कहाँ से आई? हमने कह दिया हमारे पास 2 की आई थी डिवाइडेड बाय 18 साल, तो हमारे पास कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आई कितनी? 0.11। सही है सर, अब कितनी आ गई? 0.11 की आ गई। ये जो ट्रांसफर हो गई, इसकी एंट्री कहाँ जाएगी सर? इसकी एंट्री सीधा जाएगी सीआरई में इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के नाम से, जो अगर आप देखें हमने वर्किंग की हुई थी। हमने कह दिया भैया 0.11 से, और ये 0.11 से ओसीआई से कम हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। हमने कह दिया कि हमारे पास सर क्या हुआ, 7.8 पे था, वर्किंग पे हम गए 2.59 से। हमने कहा सर हमारे पास ना रीवैल्यूएशन सरप्लस बचा हुआ था। कितना बचा हुआ था? हमने कहा सर हमारे पास 2 का आया था, 0.11 से जो है ना ये वो हुआ था, क्या कहते हैं, रिकॉर्ड अपना ऑलरेडी सरप्लस से रिटेन अर्निंग में जा चुका था, ठीक है, रीवैल्यूएशन रिजर्व से। तो हमने कह दिया सर बाकी अमाउंट से वो हो गया। एक्चुअली इसको होना चाहिए 2 माइनस दिस, तो 1.89। तो पीएनएल का जो शेयर होना चाहिए वो होना चाहिए 0.7, ठीक है सर। तो हमने कह दिया सर ये सरप्लस से रिटेन अर्निंग में जो बचा हुआ था ये पहले हमने सरप्लस खत्म किया और रिमेनिंग अमाउंट हम पीएनएल में लगे। इसके क्या ये कौन सा 22/16 का सबको याद है कि अगर सर पहले साल रिवैल्यूएशन आएगी और अगले साल लॉस आ जाएगा तो पहले जो सरप्लस बचा हुआ होगा उसको खत्म करेंगे फिर पीएनएल में जाएंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट याद है? तो कहते हैं सीसी। चले सर, तो अगर आपको ये वाला है याद तो अब हमने कह दिया कि सर ये आपकी हो गई रीवैल्यूएशन की भी एंट्री। यहां तक आप क्लियर हैं? तो सर हमने कहा इसका इम्पैक्ट कहां गया सर? इसका इम्पैक्ट कहां गया? इसका नेट अमाउंट जाएगा, हमें पीएनएल में इसका इम्पैक्ट लेना पड़ेगा, पीपी के अंदर लेना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन के ऊपर लेना पड़ेगा, तो आ जाए। हम गए और हमने कहा डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन की वजह से क्या हुआ सर? हमने कह दिया 1.89 से ये खत्म हो गया और 0.7 से ये खत्म हुआ और अब हमने कह दिया सर हमारे पास सीआरई की सारी फिगर, सीआरई भी आ गई, सब कुछ आ गई। अब आ जाते हैं सर एक एडजस्टमेंट रहती है, वो कौन सी है?
ये दो एडजस्टमेंट है, इसको अभी हमने इग्नोर कर दिया। इनको हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं सर? वजह है, इसको आप लोग खुद से ट्राई जरूर करेंगे, अभी नहीं। कब सर? इससे बहुत सिंपल है, इसका ताल्लुक IFRS 9 से है, FFR लेवल के, और इसका ताल्लुक भी IFFR के IFRS 16 से है। तो हमने इन दो एडजस्टमेंट को इग्नोर कर दिया अभी इस सवाल में, और हमने कहा इनको हटा करके अगर हम देखें तो ये सवाल में अब हमारे पास सर चीज़ें सारी आ गई हैं। हाँ, एक काम है, वो एक काम ये कि हमें कुछ फिगर्स को पीपी वगैरह की फिगर्स को सवाल के हिसाब से निकालना है। तो अगर आप देखें सर, पीपी की फिगर को हम फाइनल करके ताकि हम बैलेंस शीट में डालते हैं, हमने कहा पीपी देख लेते हैं किस किस का कितने और क्या क्या एडजस्टमेंट है। 112 प्लस 60 प्लस 26, ठीक है, ये आ गई। इंपेयरमेंट 2.59 की अभी आ गई। जॉइंट ऑपरेशन का 6.12 का हमने देखा था ऊपर कि सर जॉइंट ऑपरेशन का जो पीपी आया था हमारे पास 6.12 का था, और सोना के अंदर एडजस्टमेंट्स आ गई 27.6। ये कौन सी एडजस्टमेंट है ये भी देख लेते हैं। हमने कह दिया 24 से इसकी लैंड की एडजस्टमेंट थी और इसकी प्लांट की थी, तो 24 प्लस ये हमने कह दिया हमारा जो है पीपी बन रहा है किसके हिसाब से? सवाल के हिसाब से 229.13। अब अगर आप इधर देखें तो हमने कह दिया सर पीपी हो गया हमारा 29.13। अब आ जाते हैं सर फाइनेंशियल एसेट्स पे आते हैं। हमने कहा सर फाइनेंशियल एसेट है 9 प्लस 6 प्लस 14। वैसे एक्चुअल जो सवाल था उसमें इसको हिलाना था IFRS 9 के हिसाब से, लेकिन क्योंकि हमने उस एडजस्टमेंट को इग्नोर किया है तो हमने वो ये ले लिया 9 प्लस 6 प्लस 14। फिर आ जाते हैं गुडविल। हम निकाल चुके हैं, 2 गुडविल्स हैं हमारे पास। कौन कौन सी सर? 2। हमने कहा एक 5 की और एक 1 की है, ठीक है। रिसीवेबल्स पे आते हैं, ये इंटरेस्टिंग होगा। हमने कह दिया कि सर रिसीवेबल्स हमारे पास हैं कौन से? यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास कोई वैसे करंट एसेट्स आ रहे हैं, रिसीवेबल नहीं आ रहे। ये रिसीवेबल हमारे पास आ रहे हैं जॉइंट ऑपरेशन के। देखें जॉइंट ऑपरेशन जो होता है ना, ये अलग एंटिटी होता है, इसको हम वो नहीं कर रहे होते। तो हमने कहा हमारा जो 8 का वहां से शेयर बनता है वो है, और अदर करंट एसेट्स में हमने तीनों को प्लस कर लिया जो सवाल के लिहाज से थे। कहाँ से सर? सवाल के लिहाज से 5 प्लस 7 प्लस 12। तो हमारे पास बैलेंस शीट की फुटिंग आ गई कितनी सर? टोटल एसेट्स की 296.13। शेयर कैपिटल सिर्फ पेरेंट का, अदर रिजर्व सर ये आ गए 2, OCI जिसको हम कहते हैं, ठीक है। CRE सिर्फ पेरेंट की, NCI दोनों का मिला करके। कहाँ है सर NCI? हमारे पास 2। हमने कहा एक 17.2 और एक 10.44 है जो हमने निकाला, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज सवाल में गिवन थी हमें, वो तो हमने ली, लेकिन उसके अलावा एक और भी करंट लाइबिलिटी आएगी सर। वो कौन सी है? डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अगर आप देखेंगे तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट का जो पेबल आ रहा है, सही है, सॉरी डिसमेंटलिंग क्या उसका डिसमेंटलिंग अलग है, जॉइंट ऑपरेशन का 61.6, सही है। और हमने कह दिया जॉइंट ऑपरेशन का भी जो है हमारे पास ये आ गया 0.84। तो ये बेसिकली हमने कहा कि हमारी बैलेंस शीट हो गई टाई। सर क्या हम यहां तक क्लियर हैं? इस सवाल में जॉइंट ऑपरेशन था और स्टेप एक्विजिशन मिक्स थी। हैवी तो नहीं हो गया ये सवाल? सबसे पहली एंटिटी उसके अंदर OCI के अंदर ट्रांसमिट की थी, तो हमने उसको वो किया। फिर हमने जो है OCI को भी रिवर्स किया, डिविडेंड को भी रिवर्स किया। फिर हमने कहा दूसरी एंटिटी में स्टेप एक्विजिशन को डाला था, और तीसरा जॉइंट ऑपरेशन था। और फिर इसके अंदर इसने एक इंपेयरमेंट की भी शरारत डाल दी थी, इंपेयरमेंट। यहां तक हम क्लियर हैं? तो कह दें CC। ये मैं अभी आपको भेज रहा हूं ग्रुप में ही। अब आ जाते हैं आगे बढ़ना है, करना है फर्दर एक्विजिशन। एक कॉन्सेप्ट और है हमारे पास, फर्दर एक्विजिशन। बताओ करना या हैवी तो नहीं होगा आज की क्लास के लिए? नहीं करना, आसिफ भाई कह रहे हैं। चलें सर, फिर हम जो है ना आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में जो है
हम करेंगे क्या, अगली क्लास में हम करेंगे फर्दर एक्विजिशन क्या होती है। सिर्फ आइडिया ले लो सर, कोई अपना तो है, आसिफ भाई सुन रहे हैं, कोई अपना तो है, उसको मजीद अपना बनाना है। कोई अपना तो है, मजीद अपना बनाना है। कोई 60% तो हमने किसी का होल्ड किया हुआ था, अब उसका 80% करना है। इसको हम कहते हैं स्टेप एक्विजिशन होता है। कोई अपना नहीं था, उससे अपना बनाया, अब मजीद अपना बनाया, हम देखेंगे अगली क्लास में। तो सर आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं और क्विकली हम आ जाते हैं स्टोरी टाइम पे। और स्टोरी टाइम पे सर आज हम बात करेंगे कि एक चीज जो कि हमें, जो बच्चे इंडस्ट्री में हैं उनको इसका बेनिफिट होता है, तो उनके लिए चीज है, लेकिन जो फर्म वाले हैं उनके लिए भी लोग इंडस्ट्री। सर एक चीज होती है अपना वर्क एटीट्यूड बनाना और अपने आप को जो है ना एक नॉमिनेट। मैं आपको एक बहुत शॉर्ट स्टोरी टाइम रखूंगा लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूंगा। सर देखें, फाइनेंस की फील्ड में जिंदगी में आगे बढ़ना है तो एक काम सीख जाओ, ये तुम लोग मुझे दुआएं दोगे और तुम हमेशा जीते रहोगे, और वो एक काम है डब्बा बंद करने वाले हो जाओ। अब सर ये क्या बात हो गया कि डब्बा बंद करने वाले हो जाएं? सर मतलब है कि काम डेडलाइन पे कंप्लीट करने वाले हो जाओ, किसी चीज को लेकर के बैठो नहीं। कभी कभी होगा कि तुम्हें बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं आ रही होगी, अब तुमने वाउचिंग शुरू की, किसी कंपनी के अंदर गए हो, सही है ना। इंडस्ट्री में भी ये चीज होती है, इंडस्ट्री में लेकिन डेडलाइन मीट करना थोड़ा सा निस्बतन, मैंने कहा ना वो ग्रूमिंग अलग तरीके से होती है, चीजें आसान हो जाती हैं। फर्म के अंदर बड़ी बेहंगमी हो जाती है, लेकिन इस चीज को सीखो, फर्म में जरूरत इसकी ज्यादा है क्योंकि फर्म में डेडलाइन कल्चर ज्यादा होता है। सर अब देखें डब्बा बंद करना ये होता है, मैं एग्जांपल देता हूं, तुम्हें वाउचिंग करनी है, सही है, कोई 80 वाउचर तुमने निकाले, 80 वाउचर तुमने निकाले, डेडलाइन करीब है, क्लाइंट ने डेटा जैसे दिया है, तुम कोशिश ये करो 80 में से सबसे पहले अपने पास सॉर्ट कर लो गधों की तरह। स्मार्ट वर्क यहाँ पर भी है ना, सारे वो ना देखो कि वाउचिंग में क्या यार सारे वाउचर, उनमें सॉल्ट करो 80 का जो तुमने सैंपल दिया उसमें से भी जो हाई वैल्यू है पहले उनकी वाउचिंग करो, उनके अंदर डिटेल डिस्क्रिप्शन डालो, पहले उनको शो करो, और फिर बाद के अंदर तुम लोग क्या करोगे सर, अपने पास उस वाउचिंग शीट के अंदर जो कम अमाउंट वाले ना उनकी डिस्क्रिप्शन वगैरह छोड़ी करके डब्बा बंद करो। ऐसे करते हैं, अब बच्चे गधों की तरह लिख रहे हैं। मेरे साथ एक सीन हुआ जिसके ऊपर पार्टनर ने डाटा जॉब इंचार्ज को, हम एक कंपनी में गए, फैल्कन सीमेंट, अटक सीमेंट, बहुत अच्छी कंपनी है। उधर सीन ये हुआ कि यार अटक सीमेंट और फैल्कन सीमेंट के केस में ना वो हर हफ्ते 2 बकरे देते थे सदके के मदरसे में, प्रॉपर कंपनी के अकाउंट से जाते थे ना, पेटी कैसे जा रहे हैं बकरे के पैसे, और साल के हो गए 52 बकरे। तो मुझे मेरे जॉब इंचार्ज ने कहा कि तू इसको वाउच कर, और मैंने साल के 52 वो थी। अब यार मैंने वाउच किया, पार्टनर ने देखा, बोले यार क्या बेवकूफ़ी है। तो फाइनेंस की फील्ड में ना डब्बा बंद, हमारे पास कुछ बच्चे होते हैं, क्या होता है कि फर्म में अपने एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूँ तुम्हें, उनको कि काम दो ना, कहीं फंस जाएंगे ना, लेकर के बैठ जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। अब हमारा एक असाइनमेंट चल रहा है ERP इंप्लीमेंटेशन का, ओडो इंप्लीमेंटेशन का। अब उसमें जो बच्चे है ना, एक बच्चा है ना जो कि इस वक्त हेड कर रहा है, उसके साथ बच्चा बहुत तेज है ओडो में, लेकिन कहीं फंस जाएगा ना, बैठ जाएगा, उसी पॉइंट पे अटका रहेगा। भाई तू अकाउंट्स मॉड्यूल में फंसा हुआ है तो तू HR पे लग जाना यार, थोड़ी देर बाद उस पे अकाउंट्स पे आ जाना। नहीं उसी को मैं देख रहा हूँ, वो कैसे होगा, नहीं हो रहा तो काम आगे नहीं बढ़ा रहा, क्लाइंट को अपडेट नहीं जा रही, ये अप्रोच ना। उस बच्चे को मैंने कहा बेटा आगे बढ़ जाओ, उसको बोले अकाउंट्स पे काम चल रहा है लेकिन मीनवाइल HR हो गया। ऐसे लोगों की जो है ना थ्रू आउट दी लाइफ कदर होती है कि जो यार डब्बा बंद कर दे, 90% एक्यूरेट। कभी किसी ने तुम्हें कोई रिपोर्ट देनी है कहीं, सही है, तुम्हें कुछ काम करना है और तुमको पता है कि यार डेडलाइन पे काम मीट होना बहुत मुश्किल है, तो काम करो कि यार एस्टिमेटेड चीजें लो, फिगर्स डाल के 90% एक्यूरेसी करके बोल दो कि देखिए ये रिपोर्ट है 90% एक्यूरेट है, डेडलाइन में टाइम कम था, 10% इसमें मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है, वो मैं बाद में सही कर सकता हूँ। डब्बा बंद लेकर के बैठो ना। जॉब इंचार्ज नहीं है क्लाइंट पे, ठंड ना मचाओ, अपने हिस्से का काम करो, उसके बाद पार्टी करो। सही है, क्लाइंट डेटा नहीं दे रहा तो कोई आगे का काम शुरू कर दो, क्लाइंट के डेटा के ऊपर बैठो ना, अपने वर्किंग पेपर्स को रेडी कर लो, उनका स्ट्रक्चर बना लो ताकि वक्त पे काम। ये होता है डब्बा बंद अप्रोच, कि एक चीज को लेकर के अटके ना। ये अप्रोच सीख जाओगे ना, यकीन मानो तुम्हें लोग कहेंगे कि यार इसको काम दो और भूल जाओ, इसको काम दो भूल जाओ। अभी मेरा एक दोस्त आया भाई माशाल्लाह, वो कहता है यार KPMG रियाद के अंदर है, वो डायरेक्टर है, वो इंशाल्लाह, और मेरे ख्याल में शायद पहला पाकिस्तानी जो होगा, आप ये समझें अफेक्टिवली शायद, जो इंशाल्लाह KPMG का डायरेक्ट मेडिस का, यहाँ का नहीं डायरेक्ट मेडिस का पार्टनर बन जाएगा इंशाल्लाह।
मौका मिला कभी उससे जो है ना मुलाकात भी करवा दूंगा जूम वूम पे ही। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। उससे बात हुई, दोस्तों ने बोला बच्चों को बोलो 2 काम सीख जाए अगर आज के दौर में आगे बढ़ना है। पहली चीज यही कि यार काम निकालने वाले बन जाए, लेकर के बैठे ना। दूसरी चीज अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इतना एनहेंस कर लें। अब वो माशाल्लाह जो मेरा दोस्त है वो देख रहा है नियोम सिटी। अब नियोम इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, सही है ना। वो बोलता है यकीन मान पाकिस्तानी वहाँ पे अपने चल ही नहीं पाते। क्यों नहीं चल पाते? बोले यार जब इतने सारे मिनिस्टर लेवल के लोग बैठे हुए किसी चीज़ पे बात कर लेते हैं, इनकी आवाज़ नहीं निकलती, आई हुई चीज़ भूल जाते हैं। ठीक है, हालत टाइट। वो बोला ये क्यों होता है? क्योंकि वही बात कि यार काम को ड्रैग करने की आदत होती है और बोलना नहीं आता। इन 2 चीज़ों पे काम करो। फिलहाल आज के लिए याद रखो, डब्बा बंद। अपने हिस्से का काम पहले करो, उसके बाद तुम पार्टी मचाओ। फर्म के अंदर 6 महीने साल में अप्रोच बनाओ। सब बोले यार बशीर को काम दिया, बशीर डब्बा बंद कर देगा। जिंदगी में तुम देखना 3 साल में वो पार्टी इंडस्ट्री में हो, 1 साल में काम कर लो तुम पार्टी करोगे। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज। अच्छा एक चीज आखिरी बात, अभी क्योंकि कैफ की क्लासें खत्म हो गई तो हो सकता है मेरा मूड बन रहा है, ठीक है, कि मैं इंशाल्लाह हफ्ते में 2 क्लासें कर दूं आपकी। ठीक है, क्लास में दोनों अपलोड करवाता हूँ, नहीं हो तो अभी मैं करवाता हूँ। और मैं हफ्ते में 2 क्लासें इंशाल्लाह आपकी कर दूंगा, एक सैटरडे को और एक वीकडे में शाम में, ताकि हम 1-1.5 महीने में कंसल्टेशन निपटा करके हम आ जाएंगे IS 12 की तरफ। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।